हेलो ह्यूमंस, वेलकम बैक टू योर थॉट्स आर वैलिड एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साइकोडायनामिक अप्रोच ऑफ पर्सनालिटी। आज हम जो भी कुछ पढ़ेंगे वो सिगमंड फ्रॉइड के बारे में पढ़ेंगे। एंड आई थिंक इफ यू आर a psychology student or even anyone who just keeps the interest in the subject psychology must know about Freud and a lot of his theories. But आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं डिटेल में। So let's start with the video. सो सिगमंड फ्रॉइड जो थे वो एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे और बेसिकली ये फाउंडर हैं साइको एनालिसिस के, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फील्ड है साइकोलॉजी का। अपनी मेडिकल प्रैक्टिस के टाइम पे ये बहुत सारे साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल डिसऑर्डर्स के कॉज और ट्रीटमेंट में इंटरेस्टेड हो गए थे। इनका इंटरेस्ट उस तरफ शिफ्ट हो गया था एंड एट दैट टाइम इन्होंने बहुत रिसर्च वगैरह की एंड उसके बाद ये फाइनली साइको एनालिसिस की जो थ्योरी थी वो इन्होंने दी। तो पहले हम साइकोडायनेमिक अप्रोच के एजम्पशंस पढ़ते हैं। तो जो साइकोडायनेमिक अप्रोच है वो एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है जो कि फोकस करता है अनकॉन्शियस माइंड को समझने का और उसका जो इन्फ्लुएंस होता है ह्यूमन बिहेवियर पे उसको समझने का। ये अप्रोच एम्फेसाइज करता है कि कॉन्शियस और अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेसेस के बीच में क्या रिलेशन होता है, लाइक हाउ डू दे वर्क कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। और उसके कुछ की प्रिंसिपल्स हैं साइकोडायनेमिक अप्रोच के। पहला है अनकॉन्शियस प्रोसेसेस। साइकोडायनेमिक अप्रोच ये अज्यूम करता है कि बहुत सारी जो हमारी मेंटल एक्टिविटी होती है, हमारा जो बिहेवियर होता है वो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के बिलो एक लेवल होता है उससे ऑपरेट करता है। और ये जो लाइक ये जो बिलो लेवल होता है कॉन्शियसनेस का, इसको हम अनकॉन्शियस लेवल बोल सकते हैं। इसलिए ये जो अनकॉन्शियस प्रोसेसेस होती हैं, जैसे कि हमारे थॉट्स जो कि हम एक्सप्रेस नहीं करते, रिप्रेस थॉट्स या हमारी डिजायर्स या हमारी मेमोरीज, वो एक इंसान की मतलब कि हमारे इमोशंस डेवलप करती है, हमारा लाइफ को लेके जो एटीट्यूड है वो डेवलप करती है, हमारे बिहेवियर्स डेवलप करती है। तो अनकॉन्शियस प्रोसेसेस पहला एजम्पशन है साइकोडायनेमिक अप्रोच का। अर्ली एक्सपीरियंसेस की जो इम्पोर्टेंस होती है, बेसिकली फ्रॉइड का मानना था कि जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं स्पेशली फर्स्ट 5 years ऑफ लाइफ में, वो एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी और उसका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत हद तक अफेक्ट करता है। फ्रॉइड का मानना था कि जो एक्सपीरियंसेस इन ईयर्स में होते हैं, शुरुआत के इन 5 सालों में होते हैं, जिसमें पेरेंटिंग सबसे बड़ा रोल प्ले करती है, ये हमारा फ्यूचर रिलेशनशिप और हमारा जो भी बिहेवियर होता है डे टू डे लाइफ में उसको इन्फ्लुएंस करता है। फिर आता है कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन पे। तो जो साइकोडायनेमिक अप्रोच है वो प्रपोज करता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो उनके अंदर वो एक कॉन्फ्लिक्ट एक्सपीरियंस करते हैं, एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होती है और टेंशन होती है। बेसिकली पर्सनालिटी के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं उनके बीच में, जैसे कि जो अभी हम पढ़ेंगे इड ईगो और सुपर ईगो के बारे में। इड बेसिकली जो हम इंस्टेंट प्लेजर चाहते हैं उससे रिलेटेड होता है। ईगो बेसिकली जब हम सोच रहे होते हैं क्या ये करना सही है या गलत है, बेसिकली रैशनल और रियलिटी ओरिएंटेड जो होता है। और सुपर ईगो जो हमारी मोरालिटी होती है वो, इसके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट रहती है हमेशा। सो ये कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन ये अलग एक एजम्पशन है साइकोडायनेमिक अप्रोच का। फिर आते हैं डिफेंस मैकेनिज्म पे। अब ये जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है, इनको इनसे कोप करने के लिए और अपने कॉन्शियस माइंड को प्रोटेक्ट करने के लिए डिसरप्टिंग थॉट से या फिर डिस्टर्बिंग इमोशन से जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो यूजुअली डिफेंस मैकेनिज्म एम्प्लॉय करते हैं। ये बेसिकली अनकॉन्शियस स्ट्रैटेजीज होती हैं जिसमें रिप्रेशन हो सकता है। रिप्रेशन बेसिकली कोई एक ऐसी मेमोरी को भूल जाना जो आपको अफेक्ट करती है, आपको एंग्शियस कर देती है या फिर सैड कर देती है। तो ऐसी मेमोरी को भूल जाना, उसके बारे में बात ही ना करना, डिनायल, इग्नोर ही कर देना कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। प्रोजेक्शन। अब कहीं का लाइक आप वो किसी और चीज पे प्रोजेक्ट कर रहे हो, बेसिकली जो फीलिंग है वो आप किसी और फॉर्म में प्रोजेक्ट कर रहे हो। गुस्सा है तो आप वो कोई एग्रेसिव वीडियो गेम खेल के निकाल रहे हो।
डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट बेसिकली किसी का गुस्सा किसी पे निकाल दिया, लाइक स्कूल में कुछ गलत हुआ, आपने घर आके अपने पेरेंट्स से रूडली बात की। और ऐसे बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। अभी मैं बस एजम्पशंस बता रही हूँ साइकोडायनेमिक अप्रोच के। तो डिफेंस मैकेनिज्म एक अलग एजम्पशन है साइकोडायनेमिक अप्रोच का। फिर है सिंबोलिज्म और मेटाफर। तो जो साइकोडायनेमिक थ्योरिस्ट होते हैं वो यूजुअली आपके ड्रीम्स इंटरप्रेट करते हैं, आपकी फैंटेसीज के बारे में पूछते हैं, और इवन जो आपकी स्लिप ऑफ टंग होती है उसको भी वो सिंबॉलिक एक्सप्रेशन मानते हैं अनकॉन्शियस डिजायर का और कॉन्फ्लिक्ट का। ये जो सिंबल्स होते हैं ये बेसिकली इंसान अंदर से कैसा है, इंसान का इनर वर्ल्ड कैसा है, उसमें इंसाइट देता है थेरेपिस्ट को और एक इंडिविजुअल को, खुद को। इसमें थेरेपिस्ट का रोल क्या होता है? थेरेपिस्ट बेसिकली एक एक्टिव रोल अज्यूम करता है कि वो क्लाइंट को हेल्प करेगा उसके अनकॉन्शियस थॉट्स और इमोशन समझाने में। टेक्निक्स जैसे कि फ्री एसोसिएशन या ड्रीम एनालिसिस या ट्रांसपेरेंस, ये सब यूज किए जाते हैं क्लाइंट के अनरिजॉल्व इश्यूज को डिस्कवर करने के लिए। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, डेवलपमेंटल स्टेजेस। तो जो साइकोडायनेमिक थ्योरी है वो प्रपोज करते हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की डिस्टिंक्ट स्टेजेस में डेवलप होते हैं, ग्रो होते हैं। कौन सी स्टेजेस होती हैं ये? ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी, जेनाइटल। और अगर इन स्टेजेस पे सक्सेसफुल नेविगेशन हो गया, लाइक हर स्टेज अच्छे से कंप्लीट हो गई, तो हेल्दी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो जाता है। बट अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वहीं पे इंसान फिक्सेट हो जाता है और उसके वो बाद में उसकी लेटर ईयर्स ऑफ लाइफ में वो रिफ्लेक्ट होता है। उसके बारे में हम डिटेल में भी समझेंगे। और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, साइकोडायनेमिक अप्रोच एक्नॉलेज करता है कि ह्यूमन बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स है और ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा कॉन्शियस और रैशनल प्रोसेसेस से ही ड्रिवन हो। बहुत बार हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है वो ज़्यादा हमारे बिहेवियर में एक्ट करता है। स्पेशली अगर कोई फाइट और फ्लाइट सिचुएशन है तो हमारा अनकॉन्शियस जो थॉट प्रोसेस है वो ज़्यादा एक्ट करती है ऐसे टाइम पे। तो बेसिकली ये जो थ्योरी है ये रिकॉग्नाइज करती है कि अनकॉन्शियस मोटिव्स और जो डिजायर्स होते हैं बिहेवियर का, उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है लाइफ में। फिर आगे बढ़ते हैं। फ्रॉइड्स की जो फ्रॉइड की जो आइसबर्ग थ्योरी है, ठीक है? तो आपको ये दिख रहा है, ये ओशन के अंदर, ये जो ओशन के ऊपर जो पार्ट है आइसबर्ग का, ये है कॉन्शियस पार्ट। जो थोड़ा सा पानी के नीचे है वो है प्री कॉन्शियस, और जो सबसे नीचे है वो है अनकॉन्शियस। कॉन्शियस में क्या आ जाता है? हमारे थॉट्स और हमारे परसेप्शंस। प्री कॉन्शियस में क्या आ जाता है? जो मेमोरी हमें याद है, हम रिकॉल कर सकते हैं। और अनकॉन्शियस क्या है? बेसिकली हमारे जो इंस्टिंक्ट है, हमारे जो फियर्स हैं, हमारे जो सेल्फिश मोटिव्स हैं, वो सब अनकॉन्शियस में आ जाता है। तो कॉन्शियस माइंड में क्या होता है कि बेसिकली आपके जो अभी इस मोमेंट पे जो थॉट्स हैं जिनके आप अवेयर हो, वो कॉन्शियस में आ गया। प्री कॉन्शियस में क्या आ गया जो कि करेंटली आपके माइंड में नहीं है, बट अगर आप रिकॉल करना चाहो तो आप तुरंत कर सकते हो। अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है? थॉट्स, डिजायर्स, मेमोरीज, इमोशंस जो कि कॉन्शियस अवेयरनेस में से हिडन होती है, आपको पता ही नहीं होता कि आप एक्चुअली ऐसा सोचते हो। और ये बेसिकली हमारा बिहेवियर शेप करने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अनकॉन्शियस माइंड। फिर चलते हैं आगे। अब हम समझते हैं इड, ईगो, सुपर ईगो। बेसिकली ये स्ट्रक्चर है माइंड का, फ्रॉइड ने जो दिया था। तो इड समझते हैं। इड जो है वो सबसे प्रिमिटिव, लाइक ये बर्थ से होता है आपके पास, और सबसे पहला स्ट्रक्चर होता है माइंड का। ये बर्थ से होता है और ये प्लेजर प्रिंसिपल पे वर्क करता है। अगर आपको यहाँ पे कोई की टर्म याद रखनी है तो आपको प्लेजर याद रखनी है। ये प्लेजर प्रिंसिपल पे ऑपरेट करता है। इसमें क्या होता है कि इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होता है किसी बायोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल नीड का। जैसे कि बच्चा तब तक चुप नहीं होता जब तक उसको खाना ना मिल जाए, अगर वो भूखा है तो या प्यासा है तो। एंड सेक्सुअल डिजायर्स आर ऑल्सो लाइक लाइक वो इड में ही आते हैं। वो जो भी ये रेप केसेस वगैरह होता है उस टाइम पे क्रिमिनल का इड जो होता है वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है।
इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अनकॉन्शियस। तो जो इड है ये इंटायरली अनकॉन्शियस माइंड में ऑपरेट करता है। इसका मतलब ये होता है कि जो कंटेंट्स हैं वो डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है कॉन्शियस अवेयरनेस में। लाइक कॉन्शियसली आपको नहीं पता कि आप क्या चाहते हो। इम्पल्सिव एंड इरेशनल, इड की जो डिजायर होती है वो बहुत ज्यादा इमीडिएट होती है, लाइक उसी वक्त पूरा करना है। और इरेशनल होती है, लाइक कोई लॉजिक नहीं होता उनके पीछे। और वो बेसिकली इस बारे में नहीं सोचते कि इसका रिजल्ट क्या होगा अगर ये किया तो, या फिर मोरल्स के बारे में नहीं कि क्या ये सही है या गलत है। उसको बस प्लेजर से मतलब है। फिर है प्राइमरी प्रोसेस थिंकिंग। इड जो है वो एम्प्लॉय करती है प्राइमरी प्रोसेस थिंकिंग, बेसिकली जो कि इलॉजिकल होती है, सिंबॉलिक होती है और फैंटेसी बेस्ड होती है। सिंबॉलिक इसलिए क्योंकि हमारे अनकॉन्शियस माइंड की चीजें बता रही है वो। फंक्शन क्या होता है इड का? ये बेसिकली ड्राइविंग फोर्स होता है ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स और अर्जेस के बिहाइंड। बेसिकली ये इंडिविजुअल को पुश करता है कि वो प्लेजर सीक करे और पेन अवॉइड करे। इसको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होता है और ये एक साइकोलॉजिकल एनर्जी का सोर्स होता है। तो ये था इड के बारे में। तो बेसिकली इरोस और थानाटोस, ये जो टर्म्स है ये भी फ्रॉइड ने दिए हैं। इरोस मतलब लाइफ इंस्टिंक्ट और थनाटोस मतलब डेथ इंस्टिंक्ट। लाइफ इंस्टिंक्ट क्या होती है? प्रोक्रिएशन, ठीक है, लाइक जनरेशन आगे बढ़ाना, सोशल कॉपरेशन, सबसे फ्रेंडली बिहेवियर रखना, सर्वाइवल जो सबसे मेन है कि सरवाइव करना पहले, तो उसके बाद सोशल कॉपरेशन, फिर प्रोक्रिएशन। डेथ इंस्टिंक्ट में क्या क्या इंक्लूड हो जाता है? जो भी आपको गुस्सा आता है या जो भी आप रिस्की बिहेवियर में इन्वॉल्व होते हो, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ड्रग्स एंड ऑल दैट। और रिलीविंग ट्रॉमा, बेसिकली दोबारा से लाइक बेसिकली ट्रॉमा को भूल जाना। सो ऑल दिस कम अंडर थैनाटोस। कॉन्फ्लिक्टिंग डिजायर्स, थैनाटोस एंड इरोस। सो लिबिडो, लिबिडो क्या होता है? सेक्सुअल ड्राइव होती है। तो जो कंटेंट्स होते हैं अनकॉन्शियस माइंड के, उसमें वो रिप्रेस्ड सेक्सुअल डिजायर से कंसिस्ट होते हैं। ये डिजायर्स फ्रॉइड के अकॉर्डिंग नेचुरल है और इंसिस्टेंट है। डेथ ड्राइव जो होती है वो बॉडी की इंस्टिंक्ट होती है कि वो वापस से जा सके अपने डोरमेंट प्री बर्थ स्टेट में। फ्रॉइड बोलता है कि ये जो ड्राइव होती है ये कॉज करती है कि हम पेन और ट्रॉमा से दूर रहें, और बेसिकली इसलिए हम रिस्की बिहेवियर वगैरह में इन्वॉल्व हो जाते हैं। देन ईगो। ईगो जो होता है ये माइंड का रैशनल पार्ट होता है। और ये बेसिकली इंडिविजुअल कैसे इंटरेक्ट करता है एक्सटर्नल वर्ल्ड पे, ये उस चीज को डेवलप करता है। ये रियलिटी प्रिंसिपल पे ऑपरेट करता है। ये बेसिकली एम करता है कि ये इड की जो डिजायर्स है उसको सेटिस्फाई कर सके, बट सोशली एक्सेप्टेबल वे में और रियलिस्टिक वे में। इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? कॉन्शियस और अनकॉन्शियस ईगो वेरियस लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस पे ऑपरेट करता है, कॉन्शियस भी और अनकॉन्शियस। कॉन्शियस और प्री कॉन्शियस थॉट्स, एक्चुअली नॉट अनकॉन्शियस, कॉन्शियस और प्री कॉन्शियस। एग्जीक्यूटिव फंक्शन का रोल प्ले करता है ईगो। बेसिकली एक मीडिएटर की तरह होता है इड और एक्सटर्नल वर्ल्ड के बीच में। ये रिजल्ट के बारे में सोचता है कि ये करने से क्या होगा, और ये बैलेंस ढूंढता है सोसाइटल नॉर्म्स और इड के बीच में। रियलिटी टेस्टिंग, बेसिकली एक ईगो जो होता है वो एंगेज करता है रियलिटी टेस्टिंग में, ये असेस करके कि जो डिजायर्ड ग्रेटिफिकेशन है क्या वो अचीवेबल है या फिर अप्रोप्रिएट है गिवन सर्कमस्टेंस में। So, तो फंक्शन क्या होता है ईगो का? ईगो इनेबल करता है इंडिविजुअल्स को कि वो एक्सटर्नल वर्ल्ड को इफेक्टिवली नेविगेट कर सकें, सोशल नॉर्म्स, रूल्स सब कुछ दिमाग में रख के, और एक्शंस का लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस भी दिमाग में रख सकें। फिर आ जाते हैं सुपर ईगो पे। सुपर ईगो जो है वो एक इंडिविजुअल के इंटरनलाइज मोरल स्टैंडर्ड्स, वैल्यूज और सोसाइटल नॉर्म्स को रिप्रेजेंट करता है। ये बेसिकली बहुत सबसे बाद में डेवलप होता है, और ये हाँ बेसिकली इससे क्या होता है कि हमारी जिस हिसाब से पेरेंटिंग हुई है, हम जैसे भी अपने पेरेंट्स से आइडेंटिफाई करते हैं खुद को या अथॉरिटी फिगर्स से,
अपने अर्ली चाइल्डहुड में, तो उस हिसाब से हमारे मॉरल्स वगैरह डेवलप होते हैं। करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। ईगो की तरह सुपर ईगो भी बोथ कॉन्शियस और अनकॉन्शियस लेवल पे ऑपरेट करता है। ये दो कंपोनेंट्स में डिवाइडेड होता है। ईगो आइडियल, बेसिकली जो आइडियलाइज सेल्फ है और जो मोरल स्टैंडर्ड्स है जो कि एक इंडिविजुअल को रखने चाहिए। और कॉन्शियस, ये बेसिकली इंटरनलाइजेशन होता है रूल्स का और प्रोहिबिशंस का, जिससे हमें गिल्ट की फीलिंग आती है, शेम की फीलिंग आती है जब हम इन स्टैंडर्ड्स को वायलेट करते हैं। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या होता है, ये इंटरनलाइज मोरल कंपास की तरह एक्ट करता है। इंडिविजुअल को गाइड करता है कि सोशली एक्सेप्टेबल वे में कैसे उसको बिहेव करना है, कैसे मोरली अपराइट वेज में एक्ट करना है। ये हमारी डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करता है, और ये फीलिंग्स ऑफ प्राइड और गिल्ट इसमें कंट्रीब्यूट करता है। और बेसिकली मतलब डिपेंड करता है कि हम मोरल स्टैंडर्ड्स अगर फॉलो कर रहे हैं तो हमें प्राइड होगा, अगर हम डिसओबे कर रहे हैं तो हमें गिल्ट होगी। सो दिस इज अबाउट सुपर ईगो। फिर आ जाता है डिफेंस मैकेनिज्म पे। डिफेंस मैकेनिज्म जो थी ये ईगो से इन्वेंट हुई थी। कैसे, बेसिकली एक अटेम्प्ट लिया जा रहा था कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने का इड और सुपर ईगो के बीच में। तब डिफेंस मैकेनिज्म वाला पार्ट आया जो कि ईगो ऑपरेट करता है। और एक ईगो जो होता है वो बेसिकली एक ऐसे वे में एक्ट करता है कि हमारी जो पर्सनालिटी है वो एक हेल्दी मैनर में ऑपरेट होता है लिविंग कंडीशंस में। तो जितने भी डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं उनकी दो प्रॉपर्टीज होती हैं, कि वो रियलिटी को किसी ना किसी तरीके से डिस्टॉर्ट कर देते हैं, डिनाई करते हैं, या तो डिस्टॉर्ट कर देते हैं या डिनाई कर देते हैं। और दूसरा कि वो अनकॉन्शियस लेवल पे होता है हमेशा, और ये हमेशा एंजाइटी को रोकने के लिए होता है, टू बेसिकली अवॉइड एंजाइटी। ये इसलिए भी होता है कि माइंड को सेफ गार्ड करने के लिए कुछ सैड या एंशियस थॉट से, फीलिंग से, जो कि कॉन्शियस माइंड बेसिकली जिससे डील नहीं कर सकता। तो कुछ डिफेंस मैकेनिज्म समझते हैं, जैसे रिप्रेशन हो गया। ये बेसिकली हम लाइक जान के नहीं होता कि हम ट्रॉमा भूल जाते हैं, बट अगर कोई बहुत ही ट्रॉमेटिक इंसिडेंट होता है तो हमें उसकी डिटेल्स याद नहीं रहती जिसके साथ भी वो हुआ है। तो बेसिकली ये अनकॉन्शियस सप्रेशन होता है अनवांटेड थॉट्स का या इंफॉर्मेशन का जो कि हमारे कॉन्शियस में स्टोर्ड है। लाइक इसका एग्जाम्पल हो गया, आफ्टर बीइंग मग्ड अ पर्सन इज अनेबल टू रिकॉल द एक्सपीरियंस। डिनायल, तो बेसिकली इट्स लाइक कि इग्नोर कर देना या रिफ्यूज कर देना कुछ अनएक्सेप्टेबल रियलिटी, लाइक किसी की डेथ हो गई, लाइक दैट। तो एग्जाम्पल है कि एक वेकेशन प्लान करना इन अ ईयर, एक टर्मिनल डायग्नोसिस जब कोई रिसीव करे उसके बाद एक वेकेशन प्लान करना। लाइक diagnosis आया कि they don't have much time, and then after they are just planning the vacation instead of thinking about this death part, this diagnosis. Then projection, खुद की फीलिंग्स को एट्रीब्यूट करना, खुद के थॉट्स को, बिहेवियर्स को या मोटिव्स को दूसरों पे। लाइक एक पार्टनर जिसका एक अफेयर है, जो कि जिसका खुद का अफेयर है, बट लेकिन वो ये बोलता है कि मेरा अफेयर है बिकॉज मेरा पार्टनर मुझ पे चीटिंग करता है, इसलिए मैं अफेयर कर रहा हूँ। तो बेसिकली वो अपने पार्टनर पे प्रोजेक्ट कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट, बेसिकली फीलिंग्स को एक ऐसी जगह रीडायरेक्ट कर देना जहाँ पे वो सेफ है, या फिर बेसिकली जहाँ पे कम बुरी फीलिंग्स है या अच्छी फीलिंग्स है। जैसे कि when placed to sit in time out, a child kicks and knocks over the chair. रिग्रेशन, तो यहाँ पे ये होता है कि उन बिहेवियर्स को दोबारा से करने लगना जो कि बेसिकली अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में कि आप करते थे, होती थी, जब एक्सट्रीम स्ट्रेस आता है। लाइक एक टीनेजर जो होता है वो कभी कभी बेड वेटिंग करने लगता है जब उसको बुली किया जाता है। सब्लिमेशन, तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि नेगेटिव इमोशंस को चैनलाइज करना या फिर सोशली अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सेस को चैनलाइज करना सोशली एक्सेप्टेबल वेज में। जैसे कि पूरे घर को अच्छे से क्लीन कर देना आफ्टर ब्रेकअप,
सो these are few of the defense mechanisms. फिर आ जाता है साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पे। तो पहले पहले देखते हैं ओरल स्टेज। ये बर्थ से 18 मंथ्स तक होती है। यहाँ पे जो इरोजिनस जोन होता है वो माउथ और लिप्स होते हैं। इसमें डेवलपमेंटल टास्क क्या होता है कि डेवलपमेंटल टास्क इन्फेंट का जो प्राइमरी सोर्स होता है प्लेजर ऑब्टेन करने का, सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन करने का, वो उसको कैसी एक्टिविटीज से मिलता है? सक करके, बाइट करके या ऑब्जेक्ट्स टेस्ट करके, क्योंकि उसका जो इरोजिनस जोन है वो माउथ और लिप्स है बस। तो माउथ जो है वो बेबी का प्राइमरी मीन्स है वर्ड से इंटरेक्ट करने का। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्या होती है? जो मेन कॉन्फ्लिक्ट होती है इस स्टेज में वो वीनिंग के अराउंड रिवॉल्व करती है। बेसिकली जो प्रोसेस होती है ट्रांजिशन करने की ब्रेस्ट और बॉटल फीडिंग से दूसरी फॉर्म ऑफ नरिशमेंट पे, लाइक खुद से खाना इंस्टेड ऑफ बीइंग डिपेंडेंट ऑन ब्रेस्ट और बॉटल। जो एक सक्सेसफुल रिजोल्यूशन होता है इस कॉन्फ्लिक्ट का, वो रिजल्ट करता है कि चाइल्ड जो है वो ट्रस्ट का सेंस डेवलप कर लेता है, कंफर्ट का, सिक्योरिटी का। बट अगर यहाँ पे कुछ डिसरप्शन हो गया इस स्टेज में, वीनिंग वाली प्रोसेस में, तो फिक्सेशन हो सकता है उसी टाइम पे, जिससे क्या हो सकता है कि इंसान बड़ा होके भी थंब सकिंग में, लाइक उसकी हैबिट्स हैं थंब सकिंग की, या फिर वो एक्सेसिवली ईट कर रहा है, या फिर एक उसकी ओरल एग्रेसिव पर्सनालिटी बन गई है कि लाइक वो ओरली बहुत ज्यादा अब्यूजिव है। लाइक हो सकता है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। लाइक अगर थोड़ा सा लाइक हम बोले कि लेस हार्मफुल जो तरीका है ओरल एग्रेसिव पर्सनालिटी का, उसको हम बोल सकते हैं कि सार्केज्म में वो यूज कर सकता है, या फिर वो वर्बली ज्यादा ही अब्यूसिव हो सकता है, या नेल बाइटिंग या ओवर ईटिंग, ये सारी चीजें। तो अगर ये स्टेज अच्छे से हो गई तो सेंस ऑफ ट्रस्ट, कंफर्ट और सिक्योरिटी डेवलप होगा। बट अगर नहीं हुई तो बाद में कुछ ऐसी हैबिट्स फॉर्म हो जाएंगी जैसे वर्बल एग्रेशन या फिर नेल बाइटिंग या ओवर ईटिंग। फिर चलता है एनल स्टेज पे। यहाँ पे इरोजेनस जोन होता है एनस, और प्लेजर जो कि बावल मूवमेंट्स करके मिलता है। यहाँ पे की डेवलपमेंट टास्क क्या होता है? एनल स्टेज के टाइम पे जो चिल्ड्रन होते हैं वो प्लेजर एक्सपीरियंस करते हैं। बेसिकली उनपे एक सेंस ऑफ कंट्रोल उनको फील होता है जब वो अपने बावल मूवमेंट्स या ब्लैडर मूवमेंट्स को मास्टर कर सकते हैं। टॉयलेट ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट फोकस होता है इस पीरियड का, और जो चिल्ड्रन होते हैं वो उनको एनकरेज किया जाता है कि वो खुद से टॉयलेट जाना सीखें। कॉन्फ्लिक्ट क्या होती है इसमें कि टॉयलेट चाइल्ड के टॉयलेट ट्रेनिंग एक्सपीरियंस कैसे हैं? अगर टॉयलेट ट्रेनिंग एक्सेसिवली हार्श है या डिमांडिंग है तो बेसिकली जो चाइल्ड है वो एनली रिटेंटिव बन जाएगा। जैसे कि उसके ऐसे बिहेवियर होंगे जैसे वो ओवरली रिजिड हो जाएगा, या बहुत ज्यादा ऑर्डरली ऑर्डरली हो जाएगा, बहुत ज्यादा ऑर्डर से उसको ऑब्सेशन हो जाएगा, या फिर वो क्लीनलीनेस उसको बहुत ज्यादा चाहिए होगी अगर बहुत ज्यादा उस पर जो टॉयलेट ट्रेनिंग है बहुत ज्यादा हार्श कर दी गई है। और अगर बहुत ज्यादा लीनियंट कर दी गई तो एनली एक्सपल्सिव बन जाएगा, बेसिकली बहुत मैसी रहने लगेगा, डिसऑर्गेनाइज्ड, और जिसमें सेल्फ कंट्रोल नहीं है। सो दिस इज एनल स्टेज। फिर आती है फैलिक स्टेज। इरोजेनस जोन क्या होता है? जेनाइटल्स होते हैं। फैलिक स्टेज के टाइम पे जो चिल्ड्रन होते हैं वो अपनी बॉडीज के बारे में क्यूरियस हो जाते हैं, और वो डिफरेंस देखने लगते हैं लड़की लड़कों के बीच में। प्लेजर जेनाइटल स्टिमुलेशन से डिराइव होता है। प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट क्या होती है? ओडिपस कॉम्प्लेक्स बॉयज में और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स गर्ल्स में। बेसिकली ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि जो लड़के होते हैं वो अपनी मदर की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, और वो अपनी मदर से ज्यादा क्लोज होते हैं, और उनको जेलसी होने लगती है अपने फादर से, जिनको वो बेसिकली अपना राइवल समझते हैं, क्योंकि उनको अपनी बिकॉज उनको लाइक उनकी मॉम से अफेक्शन ज्यादा मिलता है। और जो लड़कियां होती है ऑन दी अदर हैंड वो अपने फादर्स की तरफ फीलिंग ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर लेती है, और उनको मदर से जेलसी या राइवलरी होने लगती है। और इस प्रोसेस के टाइम चिल्ड्रन बेसिकली इवेंचुअली आइडेंटिफाई करते हैं अपने सेम सेक्स पेरेंट्स से, और आई और अपने जेंडर रोल्स और आइडेंटिटी
आइडेंटिटी को इंटरनलाइज करते हैं। बेसिकली लड़कियां अपनी मम्मी की तरह बनने की कोशिश करती हैं और लड़के अपने पापा की तरह। मूविंग ऑन, लेटेंसी स्टेज जो कि 6 ईयर्स से लेके प्यूबर्टी तक होती है। यहाँ पे इरोजेनस जोन, सेक्सुअल एनर्जी, बेसिकली इस स्टेज के टाइम पे जो सेक्सुअल एनर्जी होती है वो लेटेंट होती है। जो लेटेंसी पीरियड होता है वो बहुत काम और बहुत ही स्टेबल वाला होता है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट में। बेसिकली यहाँ पे जो सेक्सुअल एनर्जी है बच्चों की वो डोरमेंट हो जाती है और उनका फोकस सेक्सुअलिटी से हट जाता है। उनका मेजर फोकस अपनी स्किल्स डेवलप करने पे होता है, फिर चाहे वो सोशल हो या कॉग्निटिव हो, दोस्त बनाने में या नॉलेज गेन करने में, इन ये सब पे फोकस होता है। कॉन्फ्लिक्ट ये होती है कि कोई भी स्पेसिफिक कॉन्फ्लिक्ट नहीं होती इस टाइम पे, बट जो चिल्ड्रन की एनर्जी होती है वो स्कूल पे, हॉबीज पे और नॉन सेक्सुअल परस्यूट्स पे ज्यादा रहती है। जेनाइटल स्टेज में क्या होता है, ये प्यूबर्टी के बाद होती है, प्यूबर्टी से स्टार्ट होती है। तो इरोजेनस जोन क्या होता है, जेनाइटल्स, सेक्सुअल एनर्जी रीअवेक हो जाती है। की डेवलपमेंटल टास्क क्या होता है कि जो फोकस होता है दोबारा से जेनाइटल्स पे आ जाता है। एडोलेसेंस में सेक्सुअल डिजायर्स होती हैं और दूसरे जेंडर की तरफ अट्रैक्शन होता है। अ, और कॉन्फ्लिक्ट क्या होती है, प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट इस स्टेज पे ये होती है कि इंडिविजुअल की एबिलिटी मेच्योर और हेल्दी सेक्सुअल रिलेशनशिप में एंगेज होना, सक्सेसफुल रिजोल्यूशन अर्ली स्टेजेस का, वो इंडिविजुअल की कैपेसिटी में कंट्रीब्यूट करता है फॉर इंटीमेसी, लव एंड सेटिस्फाइंग एडल्ट रिलेशनशिप। जो एक वेल एडजस्टेड इंडिविजुअल होता है वो लव और वर्क के बीच में बैलेंस ढूंढ लेता है और एक हेल्दी सेक्स लाइफ एंजॉय करता है और अपनी सोशल और ऑक्यूपेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज साथ साथ पूरी करता है। तो ये हमने 5 स्टेजेस पढ़ ली। अब हम पढ़ लेते हैं साइको एनालिटिक थेरेपी। जो मेजर एम होता है साइको एनालिसिस का वो ये होता है कि पर्सनालिटी को रीस्ट्रक्चर करना इंट्रा साइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करके। 4 फेजेस होते हैं साइको एनालिसिस के: ओपनिंग फेज, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसफेरेंस, वर्किंग थ्रू और रिजोल्यूशन ऑफ ट्रांसफेरेंस। वो मैं अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ, जस्ट अ मिनट। लाइक ओपनिंग फेस, यहाँ पे जो क्लाइंट है उसको डिस्कस करने पड़ेंगे अपने लाइक अनकॉन्शियस मोटिव्स। सब कुछ स्टार्टिंग से बताना होगा कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है उसको, क्या लाइफ थेरेपी से वो क्या सीख कर रहे हैं एंड ऑल दीज थिंग्स। फिर ट्रांसपेरेंस डेवलप होगा, लाइक उसकी बेसिकली जो ट्रस्ट वो करेगा अपने थेरेपिस्ट पे, फिर साथ में वर्क करना और फिर बाद में जब ट्रांसफेरेंस को रिजॉल्व कर लेना। लाइक एक बार जब ट्रांसफेरेंस की प्रोसेस कंप्लीट हो गई उसके बाद उसको रिजॉल्व कर देना। लाइक ट्रांसफेरेंस में बेसिकली क्या होता है कि जो थेरेपिस्ट होता है वो एक सिग्निफिकेंट अदर की तरह एक्ट करता है, लाइक एक सिग्निफिकेंट पर्सन क्लाइंट की लाइफ में जो है उसकी तरह एक्ट करता है, जिससे जो भी फीलिंग्स है उस पर्सन के तरफ क्लाइंट की वो अपने थेरेपिस्ट पे प्रोजेक्ट कर सके। और जब वो एक साथ मिलके वर्क कर लेते हैं, ट्रांसफेरेंस हो जाता है, तो उसके बाद ट्रांसफेरेंस रिजॉल्व भी करना होता है। तो कौन कौन सी टेक्निक्स यूज की जाती हैं, एक तो फ्रॉइडियन स्लिप जिसको हम पैराप्लेक्सिस बोलते हैं। तो बेसिकली आप कुछ बोल, तो आप कभी कुछ बोलना चाहते हो और मुंह से कुछ और निकल जाता है, उसको हम स्लिप ऑफ टंग बोल देते हैं। या फिर कुछ गलती हो गई कुछ बोलने में या कुछ एक्शन करने में, तो उसमें क्या होता है, इंसान का जो ट्रू सबकॉन्शियस डिजायर होती है वो पता चलती है, कोई एक्सीडेंट नहीं होते वो। और जो जोक्स होते हैं वो यूजुअली हिडन डिजायर्स इंडिकेट करते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया मी एंड मदर और गर्लफ्रेंड स्टोरी। बेसिकली यहाँ पे अगर कोई ऐसे बोल दे, वो गर्लफ्रेंड बोलने वाला और मुंह से मदर निकल जाए, आई डोंट थिंक वी हैव बीन प्रॉपरली सिड्यूस्ड। किसी ने गलती से सिड्यूस्ड बोल दिया जबकि बोलना था इंट्रोड्यूस्ड। तो लाइक दैट, ये एग्जाम्पल्स हैं, यू कैन सी अदर्स। फिर एक दूसरी टेक्निक है फ्री एसोसिएशन। ये होता क्या है, ये एक मेंटल प्रोसेस होती है जिससे एक वर्ड या एक इमेज स्पॉन्टेनियसली सजेस्ट करती है कोई चीज,
विदाउट एनी कनेक्शन। लाइक बेसिकली ये एक्सप्रेशन होता है कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस का विदाउट एनी सेंसरशिप एज एन एड इन गेनिंग एक्सेस टू अनकॉन्शियस प्रोसेसेस। ठीक है, हमने कोई इमेज दिखाई या कोई वर्ड बोला और उससे अपने क्लाइंट से बोला कि जो भी चीज आ रही है दिमाग में वो बोलनी है, ये वर्ड सुन के या ये इमेज देख के। इस टेक्निक को साइको एनालिसिस में यूज किया जाता है, जो कि बेसिकली ये सिगमंड फ्रॉइड ने ही डेवलप की थी। फिर है ड्रीम एनालिसिस। फ्रॉइड बिलीव करता है कि जो ड्रीम्स है वो हमारे अनकॉन्शियस थॉट्स और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है। इस एक टेक्निक होती है ड्रीम एनालिसिस, जहाँ पे जो एनालिस्ट होता है, साइको एनालिस्ट होता है, वो क्लाइंट की ड्रीम्स को इंटरप्रेट करता है, जिससे कि पता चले कि वो अनकॉन्शियस थॉट्स और फीलिंग्स क्या हैं क्लाइंट के। फ्रॉइड ने मैनिफेस्ट और लेटेंट कंटेंट ऑफ ड्रीम्स, बेसिकली ड्रीम्स को डिस्टिंग्विश कर दिया था मैनिफेस्ट कंटेंट में और लेटेंट कंटेंट में। मैनिफेस्ट बेसिकली जो एक्चुअल कंटेंट होता है ड्रीम का, जो भी क्लाइंट को याद होता है बस वो बता देना, और लेटेंट मतलब कि जो भी ड्रीम में हिडन मीनिंग है उस चीज को इंटरप्रेट करना, जो कि थेरेपिस्ट करता है। इवैल्यूएशन क्या है इस थ्योरी की, साइकोडायनामिक अप्रोच की, साइको एनालिटिकल अप्रोच की? तो स्ट्रेंथ्स क्या है? इंसाइट इनटू द अनकॉन्शियस। तो सबसे सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन जो है साइको एनालिसिस का वो ये है कि यह अनकॉन्शियस माइंड पे बहुत एम्फेसिस देता है और बताता है कि ह्यूमन बिहेवियर में ये एक रोल प्ले करता है ह्यूमन बिहेवियर शेप करने में। जो कंसेप्ट होता है अनकॉन्शियस का, उसका एक लास्टिंग इम्पैक्ट होता है साइकोलॉजी पे। और इसको बेसिकली बहुत सारे थेराप्यूटिक अप्रोचेस में यूज किया गया है, इस अप्रोच को, कि हमारे जो अनकॉन्शियस माइंड होता है वो हमारे बिहेवियर को शेप करता है बहुत हद तक। इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन, साइको एनालिसिस इनकरेज करता है एक इंसान के थॉट्स को, इमोशंस को और अर्ली लाइफ एक्सपीरियंसेस को बहुत डीपली। इस प्रोसेस ये जो प्रोसेस है इससे हमें इंसाइट मिल सकती है और अपनी साइकोलॉजिकल डिफिकल्टीज का रूट कॉज समझ आ सकता है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ये होते हैं कि इसमें लास्टिंग चेंजेस आते हैं। लाइक स्लो आता है बट जब आता है तो इट्स लाइक कि वो लास्ट करेगा फॉर अ लॉन्ग टाइम और मे बी फॉर एवर। और पर्सनल ग्रोथ होती है इस वजह से। डीप सीटेड कॉन्फ्लिक्ट्स और अनरिजॉल्व्ड इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं। इंडिविजुअल्स को लाइक एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होता है। होलिस्टिक अप्रोच का मतलब है कि ये लाइफ के ऑलमोस्ट सारे एस्पेक्ट में एप्लीकेबल होती है और सबको, सारे एक्सपीरियंसेस को इंक्लूड करती है। चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, रिलेशनशिप, अनकॉन्शियस मोटिवेशन। तो बेसिकली एक इंसान को कंप्लीटली एक होलिस्टिक वे में समझने का ट्राई करती है ये थ्योरी। वीकनेसेस क्या है? टाइम इंटेंसिव है और कॉस्टली है। जो ट्रेडिशनल साइको एनालिसिस है उसमें एक ही वीक में मल्टीपल सेशंस होते थे उस टाइम पे, और ये एक बहुत लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होता है और ये बहुत सालों तक चलती है। ये बहुत इंटेंसिव होती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है, जिस वजह से ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी है और इनएक्सेसिबल भी है। एम्पिरिकल सपोर्ट लैक करती है। लाइक बेसिकली हम पे कोई प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं है इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए, कम है। लाइक प्रैक्टिकल प्रूफ हमारे पास ज़्यादा नहीं है। ये बहुत सब्जेक्टिव है ये जो थ्योरी है। लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी है। लाइक साइको एनालिसिस जो है वो हर किसी के लिए सूटेबल नहीं होता, या फिर सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज में यूज नहीं किया जा सकता। कुछ इंडिविजुअल्स को शॉर्ट टर्म थेरेपी से बेनिफिट होता है या एविडेंस बेस्ड थेरेपी से बेनिफिट होता है। जैसे कि एंजाइटी और फोबिया, ये जो चीज़ें होती हैं ये शॉर्ट टर्म थेरेपी रिक्वायर करती है। रिलायंस ऑन इंटरप्रिटेशन, साइको एनालिसिस थेरेपिस्ट के इंटरप्रिटेशन पे बहुत ज़्यादा रिलाई करता है। और लाइक जो एक्यूरेसी एंड इंटरप्रिटेशंस की वो बहुत सब्जेक्टिव है और हर थेरेपिस्ट के एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है। और ये अर्ली चाइल्डहुड पे ओवरली एम्फेसाइज करता है। लाइक क्रिटिक्स आर्ग्यू करता है कि साइको एनालिसिस बहुत ज़्यादा ही चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस पे फोकस करता है और अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स पे। बेसिकली वो ओवरलुक कर देता है कि करंट लाइफ सर्कमस्टांसेस क्या हैं या सोशल फैक्टर्स क्या हैं। तो ये कुछ वीकनेसेस हो गई। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप नाउ साइको एनालिटिकल थ्योरी इज क्लियर टू यू। तो हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। हमने पहले
पहले तो हमने assumption समझे साइकोडायनेमिक अप्रोच के, अनकॉन्शियस प्रोसेसेस, इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली एक्सपीरियंसेस, कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन, डिफेंस मैकेनिज्म, सिंबॉलिज्म एंड मेटाफर, रोल ऑफ द थेरेपिस्ट, डेवलपमेंटल स्टेजेस एंड देन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। उसके बाद हमने लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस पढ़े, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। फिर हमने स्ट्रक्चर पढ़ा माइंड का, इड, ईगो, सुपर ईगो। और फिर हमने डिफेंस मैकेनिज्म समझे कि डिफेंस मैकेनिज्म क्या होते हैं, और कुछ डिफेंस मैकेनिज्म हमने समझे। और फिर हमने साइकोसेक्सुअल स्टेजेस पढ़ी डेवलपमेंट की, जो जिसमें 5 स्टेजेस हैं। पहली है ओरल, जो बर्थ से 18 मंथ तक होती है, एनल जो कि 18 मंथ से 3 ईयर्स तक होती है, फैलिक जो कि 3 से 6 ईयर्स तक होती है, लेटेंसी जो कि 6 ईयर्स से प्यूबर्टी तक होती है, और जेनाइटल जो कि प्यूबर्टी ऑनवर्ड्स होती है। देन हमने पढ़ा साइको एनालिटिक थेरेपी के 4 फेज। फिर हमने पढ़ा कि टेक्निक्स कौन सी यूज करता है साइको एनालिसिस, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा फ्रॉइडियन स्लिप, फ्री एसोसिएशन, ड्रीम एनालिसिस, एंड देन हमने पढ़ा इवैल्यूएशन किया हमने इस थ्योरी का, जिसमें हमने स्ट्रेंथ पढ़ी इस थ्योरी की और वीकनेस पढ़ी। So I hope this theory is clear to you now. If you have any doubt, please do ask in the comment section. And thank you so much for watching.